दिव्या यूनिवर्सिटी से आई तो बस से उतर रही थी कि उसने अपने घर से निकलते प्रियंका को देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई थीं और प्रियंका का यह डरा हुआ रूप देखकर दिव्या को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ था। घर पर इस वक्त पापा भी नहीं थे, सिर्फ आन्या थी। ये किस मकसद से आई थी? दिव्या का दिल धड़कने लगा था। वो अब जब तक अपने दरवाजे तक पहुंचती, प्रियंका अगला मोड़ लेकर अपनी गाड़ी पर बैठकर वहां से जा चुकी थी। दिव्या कुछ पल खड़ी उसकी गाड़ी को देखती रही, लेकिन फिर वह अंदर की तरफ बढ़ी थी। लेकिन अंदर जाकर उसने जो मंजर देखा था, उसकी एक जोरदार चीख निकली थी। आन्या जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, एक हाथ से पेट पकड़े, एक हाथ से टेबल का कोना पकड़कर उठने की कोशिश कर रही थी। दीदी! वह तेजी से चीखती हुई आन्या की तरफ भागी थी। दीदी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? दिव्या, एम्बुलेंस को कॉल करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिव्या, मैं मर जाऊंगी। आन्या दर्द से तड़पते हुए बोली थी। दीदी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं अभी अभी अर्जुन जीजू को फोन करती हूं। नहीं दिव्या, अर्जुन शहर में नहीं है उन्हें फोन करने का। फिलहाल कोई फायदा नहीं, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। मेरा बच्चा दिव्या, मेरा बच्चा। ये कहते कहते आन्या की आंखें बंद होने लगी थीं और दिव्या की तो जैसे जान ही निकलने लगी थी। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया था। वह आन्या को लेकर अस्पताल पहुंच चुकी थी, जहां इमरजेंसी में उसे एडमिट कर लिया गया था। अर्जुन का नाम लेते ही सारे डॉक्टर जी जान से उसे बचाने की कोशिश में लग चुके थे। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं, इस शहर का बिजनेस टाइकून था और इस अस्पताल से ही आन्या का पहले से इलाज चल रहा था। सारे डॉक्टर अर्जुन और आन्या को अच्छे से जानते थे। दिव्या ने अपने पापा को कॉल किया, वह भी ऑफिस से हॉस्पिटल आ गए थे। आन्या की सास कविता जी और आन्या का देवर रोहन भी आ चुका था। आन्या की हालत को लेकर सब लोग परेशान थे। इस बच्चे को लेकर सबकी कितनी उम्मीदें थीं। आहूजा खानदान को आन्या वारिस देने वाली थी, लेकिन अब बच्चे और मां दोनों की जान को खतरा था। दिव्या, ये कैसे हुआ? ये सब कुछ इतनी बड़ी लापरवाही आन्या कैसे कर सकती है? उसे पता था ना कि उसकी कोख में हमारे खानदान का अंश पल रहा है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? कविता जी ने दिव्या को कंधों से पकड़कर झिंझोड़कर पूछा, जबकि दिव्या की आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता आंटी, मैं यूनिवर्सिटी से आई तो दीदी दर्द से तड़प रही थी, मैं कुछ नहीं जानती। जबकि कविता जी सर पकड़कर बैठ गई थी और पूरे 3 घंटे की कोशिश के बाद आन्या को तो बचा लिया गया था, लेकिन बच्चा खत्म हो चुका था। 6 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिसकी हलचल आन्या महसूस करने लगी थी। वो वजूद अब ठंडा हो चुका था और जब डॉक्टर यह खबर सुना रहा था, उसी पल घबराया हुआ सा अर्जुन हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था और यह खबर सुनकर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इस बच्चे के लिए उसने कितनी तैयारी की थी, कितने सपने सजाए थे, और वह बच्चा एक ही पल में उसे छोड़कर चला गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो वहीं कॉरिडोर में पड़ी कुर्सियों पर बैठ चुका था। सब लोग उसके पास आए थे। अर्जुन, संभालो खुद को। आन्या के पापा रणवीर जी आगे बढ़े। यह सब आन्या का किया धरा है, उसने अपना ख्याल नहीं रखा। अर्जुन, तुम्हें मना किया था ना, उसे उसके मायके छोड़कर मत आओ, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब हो गया ना, सब कुछ खत्म। कविता जी गुस्से से बोल रही थी, जबकि अर्जुन धीरे से बड़बड़ाया था। मैं आन्या को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसने अपनी आंखों में आई नमी साफ की और बिना आन्या से मिले हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया, ये जाने बिना कि आन्या पर क्या कयामत बीत रही है। आन्या मिलना चाहती थी अर्जुन से, उसके कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती थी। अपने बच्चे की मौत का गम अर्जुन के साथ मिलकर हल्का करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। उसे नफरत करने लगा था, उसे अपने बच्चे का कातिल समझने लगा था। दिल में गलत फहमी का बीज पाल चुका था। वो रोती सिसकती रह गई थी। अर्जुन के पीछे पीछे उसकी माँ कविता जी भी चली गई थी। अस्पताल में अब सिर्फ आन्या की बहन दिव्या, उसके पापा रणवीर जी रह गए थे। वह बेबसी से अपनी बेटी के पास आए थे। पापा, अर्जुन। उसने आंस भरी नजरों से पापा को देखा था और वह कुछ भी ना कह सके। तुम ठीक हो बेटा, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और वह अपने पापा का हाथ पकड़कर रो पड़ी थी। पापा, मेरा बच्चा, फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी आंखों से खुद आंसू छलक पड़े थे,
जबकि दिव्या भी अपनी आंखों में आए आंसू पोंछने लगी। अर्जुन ने मुड़कर भी नहीं देखा था और ना वो आन्या से मिलने आया। रणवीर जी बेटी को डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले आए थे और आन्या हर पल रास्ता निहारती थी कि कब अर्जुन आएगा, उसके आंसू पोंछेगा, लेकिन वह नहीं आया। थक हार कर उसने फोन भी किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और आखिरी ऑप्शन यही था कि वह खुद उसके पास जाएगी, लेकिन उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। जबकि उसकी माँ कविता जी ने तो उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया कि तुम हमारे पोते के कातिल हो, और आन्या ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। जाओ अर्जुन, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तो मुझे भी अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, तो मैं भी ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। कहने को तो उसने कह दिया था, लेकिन इस दिल का क्या करती जिसमें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की मोहब्बत चमकती थी। वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पीकर दिन गुजारने लगी थी। रणवीर जी और दिव्या ने समझाने की उसे लाख कोशिश की थी कि टेंशन मत लो, एक दिन अर्जुन तुम्हारे पास जरूर आएगा। अब भी वह सिर्फ गलतफहमी का शिकार है। और आन्या बस आंखों में आंसू लिए उन्हें देखती रह जाती। वो मोहब्बतें, वह वादे याद करती जो अर्जुन ने उससे किए थे, और पूरे 6 महीने हो गए थे। उस बेदर्द सनम ने मुड़कर नहीं देखा था। अर्जुन भी सुकून से नहीं था। वह भी आन्या को याद करता था, लेकिन आन्या के खिलाफ भड़काने वाली कविता जी मौजूद थी। उन्होंने गलतफहमी के बीज को इतना खाद पानी दिया था कि वह अब घना वृक्ष बन चुका था, और अर्जुन चाहकर भी आन्या की तरफ कदम न बढ़ा पा रहा था। कविता जी के तो मन की हो रही थी। वह अपनी सहेली की बेटी और अर्जुन के बचपन की दोस्त प्रियंका को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन बेटे की मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गई थी। लेकिन अब उन्हें मौका मिला था तो वह अपना यह ख्वाब जरूर पूरा करती, और इसके लिए वह पूरी तैयारी भी कर चुकी थी। दरवाजा खट से खोलकर वह अंदर आई थी। अर्जुन, जो मीटिंग में बिजी था, अचानक दरवाजा खुलने पर चौंक कर सामने देखा। वहां मौजूद सबकी नजरें उस आने वाली हस्ती पर गई थीं। आज से 6 महीने बाद यूं उसे अपने सामने देखकर अर्जुन के लब भींचे थे। ब्लैक फ्रॉक में उसका सोगवार हुस्न, रोई हुई आंखें। अर्जुन ने उसका पूरा जायजा ले लिया था। मुझे बात करनी है आपसे, वो रूहान से लहजे को मजबूत बनाते बोली। एक्सक्यूज मी, मीटिंग इज ओवर। अर्जुन ने वहां मौजूद मेंबर्स को कहते आन्या को सख्त निगाहों से घूरा था। सब मेंबर्स वहां से बाहर निकल गए थे। अर्जुन ने उनके जाते ही सवालिया नजरों से आन्या को देखा, जो अब चंद कदम के फासले को मिटाती उसके पास आई थी। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? आन्या ने कितनी मुश्किल से यह सब कहा था, ये वही जानती थी। 6 महीने बाद यह पूछने आई हो? अर्जुन ने अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर बड़े ठंडे अंदाज में पूछा। आप मेरी बात का जवाब दें, अर्जुन आहूजा। वो गुस्से से उसके पास 2 कदम बढ़ी थी। उसके जिस्म से उठती उसके फेवरेट परफ्यूम की खुशबू आज भी अर्जुन को अपने हवासों पर चढ़ती महसूस हुई थी। दिल की धड़कनों ने बेतहाशा शोर मचाया था। पूरे 6 महीने के बाद वो सितमगर उसके सामने थी। मेरा जवाब जानकर तुम्हें क्या करना है? वो गहरी नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए बोला था। मिस्टर अर्जुन, जो पूछा सीधी तरह बताइए। वो अपनी गिरे कांच सी आंखें उस पर टिकाकर बोली। अगर मैं कहूं हाँ, कर रहा हूं दूसरी शादी, फिर? अर्जुन के संजीदा से जवाब पर आन्या को लगा उसके दिल की धड़कनों ने धड़कने से इनकार कर दिया हो। मुझे सजा दे रहे हैं? वह धीमी सांस लेते बिना पलक झपके बोली थी। सजा तो हम दोनों के लिए है, और अब शायद सारी जिंदगी ही दोनों को यह सजा सहनी पड़े। अर्जुन अब की बार इंतहाई संजीदगी से बोला। मैं बीवी हूं आपकी, आप मेरे साथ यूं बेवफाई नहीं कर सकते। अब की बार आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। बीवी हो इसलिए यहां खड़ी हो और सवाल जवाब का हक दिया है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त? क्या इस वक्त? आन्या का अंदाज तेज हुआ। घर जाओ। अर्जुन ने रुख पलटा। आन्या को यकीन न आया। यह वही शख्स था जो उसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, जुनून की हद तक चाहता था, जिसकी सुबह शाम आन्या की बाहों में कटती थी। आन्या को देखकर खुद पर कंट्रोल खोने लगता था, और आज उस शख्स ने आन्या को छूना तक गवारा ना किया। वो वाकई इन 6 महीनों में बदल गया था। आन्या को भूल गया था। सिर्फ एक गलती से उसने अपनी महबूब पति अर्जुन को खो दिया था। आंखों के बहते आंसुओं ने इस बार उसका भ्रम तोड़ दिया था। मैं नहीं जाऊंगी। आपने 6 महीने से मुझसे राब्ता खत्म कर रखा है। ना मिलते हैं, ना बात करते हैं।
क्या सारा कसूर मेरा था? क्या अकेली कसूरवार मैं हूं जो सजा मुझ अकेली को दी जा रही है? इस बार आन्या ने अर्जुन के सामने जाते माथे पर बल डाले कहा था, जबकि उसने भी अभी तक अर्जुन को छुआ तक नहीं था। हाँ, तुम अकेली कसूरवार हो। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा। अर्जुन का लहजा तेज हुआ था, लेकिन वह गुस्से में अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। आन्या ने उसके चेहरे पर इंतहाई गुस्से के भाव देखे, अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, आप इस बात की सजा अब मुझे देंगे, दूसरी शादी करके। सही है, करें आप दूसरी शादी, लेकिन दूसरी शादी से पहले आपको मुझे छोड़ना होगा। अपनी जबान को लगाम दो आन्या, जान ले लूंगा तुम्हारी अगर दोबारा ऐसी कोई बात मुंह से निकाली तो। अर्जुन ने बाजू से पकड़कर आन्या को झंझोड़ा। एक पल को दोनों की नजरों का बुरी तरह टकराव हुआ था। आप खुद किसी और को जिंदगी में शामिल कर लें और मुझसे चाहते हैं कि आपके नाम पर अपने बाप के घर बैठी रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा मिस्टर अर्जुन आहूजा। दूसरी शादी से पहले आपको पहली शादी खत्म करनी होगी। इस बार आन्या ने बिना डरे बिना रुके अर्जुन से आंखों में आंखें डालकर बात की थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे नाम के साथ अपना नाम अलग कर सको। आन्या अर्जुन आहूजा, मैं तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूंगा। लगता है तुम भूल गई हो अर्जुन आहूजा को। अर्जुन ने उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपने अंदर के गुस्से को काबू करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन शायद आप सब कुछ भूल गए हैं। मेरा गुनाह क्या इतना बड़ा था कि आप मुझे इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? और सजा देनी है तो फिर हम दोनों को मिलेगी। आन्या ने गुस्से से अपना बाजू छुड़ाते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो अर्जुन अपने घने बालों में हाथ फेरता उसके पीठ को गुस्से से देखते हुए उसके पीछे लपका था। इससे पहले कि वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलती, अर्जुन ने आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक लगाते उसे दरवाजे के साथ लगा दिया था। उसकी तरफ अपने दोनों हाथ रखे, उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। वो अब उसकी खुशबू को अपने अंदर उतरती महसूस कर रही थी। लगता है तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो, इसीलिए बार बार ऐसी बातें कर रही हो। पर अगर तुम्हें बहुत शौक है अलग होने का तो ठीक है। अर्जुन आहूजा तुम्हें जुदा कर देगा खुद से। तुम अर्जुन की मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। गेट आउट। अर्जुन एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला था और उससे पीछे हटा था। उसकी बात सुनते ही आन्या तो ज्वालामुखी की जद में आ गई थी। वो उसे छोड़ने की बात कर रहा था, मतलब वो उसे छोड़ देगा। आंसू तेजी से उसकी आंखों से बहने लगे। उसकी मोहब्बत की बातें आज सब किताबी बातें साबित हुई थीं। आन्या ने उसे देखते पलटकर दरवाजे का लॉक खोला और बाहर निकलती चली गई, जबकि अर्जुन दांतों पर दांत रखे होंठ दबाए उसे जाता देखता रह गया। वो बहुत तेज ड्राइविंग करते 2 बार अपना एक्सीडेंट होते होते बचा पाई थी। घर पहुंचते ही बेड पर औंधे मुंह लेटकर फूट फूट कर रोई थी। उसे वह दिन याद आने लगे जब उसे खबर मिली थी कि वह प्रेग्नेंट है। अर्जुन ने कितनी खुशी का इजहार किया था, जैसे उसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो। लेकिन सिर्फ एक गलती से उसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसका बसा बसाया घर, उसका पति, उसकी ममता, सब कुछ खत्म हो गया था। रोहन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि पूजा को साथ लेकर आया करो। अब देखो ना कितना वक्त गुजर गया है। आराधना जी ने रोहन को डांटा, जो अनसुनी करता मोबाइल पर व्यस्त था। उसकी जिम्मेदारी क्यों लेता वो कोई केयर टेकर नहीं था जो उसे लाने ले जाने का ठेका उठा लेता। प्रियंका आराधना जी की सहेली की बेटी थी, जो 2 हफ्ते पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी से उनकी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा कर आई थी। उसके माँ बाप उसकी बड़ी बहन के यहाँ गए हुए थे, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थीं और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मजबूरन प्रियंका को वो आराधना जी के घर छोड़ गए थे। वो लड़की जात थी और थोड़ी अकड़ मिजाज थी। उसके आने जाने की कोई खास रूटीन नहीं थी, इसलिए आराधना जी अक्सर उसके लिए परेशान हो जाया करती थीं। हेलो आंटी। अचानक ही प्रियंका की आवाज पर रणवीर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, मैं बस खाना खाने ही लगी थी। तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। वो जल्दी से कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं। कितने अफसोस की बात है, मैं वहां पर आपका वेट करती रही और आप घर भी आ गए। आपको कोई एहसास है मैं घर कैसे पहुंची? प्रियंका ने दुख से रणवीर की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हारा क्यों एहसास करने लगा? और मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा आने जाने का। अपने आने जाने का खुद इंतजाम करो। वो माथे पर बल डाले कहते हुए
अपनी जगह से उठा, मोबाइल पॉकेट में रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। प्रियंका को उसकी बात पर सख्त अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया। वो उसके पीछे ही आई थी। जरूरी नहीं जिनका ठेका लें सिर्फ उन्हीं को घर छोड़ा जाए। कभी कभी इंसानियत के नाते ही इंसान मदद कर दिया करता है। वो बात करते करते उसके कमरे तक चली आई थी। रणवीर ने पलटकर माथे पर बल डाले। वह किस बात को लेकर तंज कर रही थी। रणवीर समझ गया था। तुम होती कौन हो मुझे यह सब कहने वाली? अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा, और आउट ऑफ माई रूम, रूढ़ अंदाज में कहता। वह उसे उलझा गया। प्रियंका ने आसपास देखा तो वाकई वह गुस्से में बात करते हुए उसके कमरे तक आ गई थी। शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा लाल हुआ था। एक नजर उस पर डालते वह फौरन बाहर निकल गई, जबकि रणवीर ने उसी पल उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद किया था। योगेश आहूजा के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम अर्जुन आहूजा, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, गुस्से वाला और अपनी मनमानी करने वाला, जबकि दूसरे नंबर पर रणवीर आहूजा, जो अपने भाई की ही कॉपी था, लेकिन जुनून में तो 2 हाथ उससे भी आगे था। दोनों भाई एक से बढ़कर एक थे। आन्या दीदी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? दिव्या ने परेशानी से अपनी बहन आन्या के माथे पर हाथ रखते पूछा। वो जब से घर आई थी अपने कमरे में बंद थी, ना किसी से बात कर रही थी और ना ही खाना खाने के लिए बाहर आई थी। और जब दिव्या यूनिवर्सिटी से आकर अपने कोचिंग क्लासेस के लिए भी चली गई थी, और जब शाम होने को थी तो मिस्टर राजेश ने परेशानी से दिव्या को आन्या की आज की सारी रूटीन के बारे में बताया था। वो इस वक्त उठकर बहन के कमरे में आई थी, जहां वो मुंह लपेटे आंसू बहा रही थी। दिव्या। आन्या उठते ही दिव्या के गले से लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। प्लीज आन्या दीदी, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? दिव्या ने आन्या को इस कदर बेदर्दी से रोते देखा तो खुद भी परेशान हुई थी। दिव्या, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। दिव्या के गले लगे आन्या ने आंसुओं को रोकते हुए कहा था। उसकी बात पर दिव्या ने एक गहरा सांस लिया था। यूनिवर्सिटी में आज भी इसी बात पर रणवीर से उसकी बहस हुई थी। उसे भी इस बारे में पता चल गया था कि अर्जुन प्रियंका से दूसरी शादी कर रहा है, और यह खबर सुनकर वह सीधा रणवीर के पास जा पहुंची थी। हद होती है बेशर्मी की। तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? उसके दोस्तों के सामने ही वह बेतुकी बातें बोले गई थीं। रणवीर ने दांत पीसते हुए उसे घूर कर देखा था। अपनी जबान को कंट्रोल करो तुम। रणवीर भी बहशी अंदाज में उठा और उसकी तरफ बढ़ा था कि उसके दोस्तों ने उसे रोका। नहीं करती कंट्रोल। क्या कर लोगे तुम लोग? क्या अपने भाई की हरकतों को कंट्रोल कर सकते हो तुम? जगजीत बीवी के होते हुए अब दूसरी शादी रचाने वाला है। दिव्या गुस्से में सारी तमीज और मर्यादाएं भूलकर चीखते हुए बोली थी। और इस अपनी आदत की वजह से वह कितनी बार नुकसान भी उठा चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी गलतियों से बाज नहीं आती थी। आदत होती तो बदलती, नेचर कैसे बदलती? ये उसकी नेचर थी। खबरदार, तुमने मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। रणवीर ने बहुत ही गुस्से के आलम में कहते हाथ का मुक्का बनाया था, लेकिन दिव्या बिल्कुल भी नहीं डरी थी। लानत है तुम पर। एक गलत फैसले के साथ देते शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो सामने खड़े दुश्मन को कैसे सुकून से रहने देती? पहले मुझे भी लगता था कि भाई का फैसला गलत है, लेकिन अब मुझे उनका फैसला 100% सही लगता है। नो आउट। वो ऊंची आवाज में दहाड़ा तो दिव्या एक पल के लिए सहम गई थी। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। दिव्या, चलो यहां से। उसकी दोस्त ने उसे बाजू से पकड़ा और वहां से ले जाना चाहा। रणवीर, प्लीज, छुट्टी हो गई है तो आओ घर चलते हैं। अचानक से एक लड़की ने आते रणवीर को कलाई से थामा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दिव्या की निगाह उसके हाथ पर जा ठहरी जो रणवीर की कलाई पर था, और रणवीर इतने गुस्से से दिव्या को घूर रहा था कि उसे एहसास तक न हुआ। प्रियंका उसकी कलाई पर अपना हाथ रखे हुए हैं। दिव्या रणवीर को सख्त निगाहों से घूरती हुई हाथ झटकती वहां से चली गई थी। उसके जाते ही सब स्टूडेंट्स भी एक एक करके वहां से हट गए थे। क्या हुआ रणवीर, कुछ मिस कर दिया मैंने? प्रियंका ने आंखें चमकाते हुए पूछा। उसी पल रणवीर की नजर अपनी कलाई पर पड़ी तो झटके से प्रियंका के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई थी। दूर रहकर बात किया करो मुझसे, वो उसे चेतावनी देता वहां से गुस्से से निकला। दिव्या, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? उसके दोस्त ने मुश्किल से उसे रोका। वो भी अपने भाई जैसा है,
बेवफा है वो। इतनी जल्दी तो मौसम भी रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी ये दोनों भाई बदल गए हैं। दिव्या दुख से बोली, यार वह बेवफा नहीं है, बस थोड़ा वक्त दो एक दूसरे को, सब ठीक हो जाएगा। आन्या ने उसे एक अच्छी दोस्त की तरह समझाना चाहा। वक्त भाड़ में गया, वक्त देखा नहीं? तुमने किस तरह उस लड़की ने उसका हाथ थाम रखा था। दिव्या ने गहरा सांस भरते गुस्से से कहा। उसने अपने पीछे खड़े रणवीर को नहीं देख पाया था। दिव्या यार रिलैक्स, आन्या ने उसे बताना चाहा, लेकिन मौका ही नहीं दे रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह बेवफा इंसान का भाई है और बेवफा ही निकला। देखा ना तुमने, उससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। दिव्या ने दांत किचकिचाते गुस्सा बर्दाश्त करते कहा, और उसी पल रणवीर ने उसे जोर से कलाई से थामकर अपने साथ घसीटा। दिव्या ने घबराकर रणवीर की ओर देखा था, जो उसे लिए अब यूनिवर्सिटी के खाली कोने की तरफ जा रहा था, और फिर एक पेड़ के पीछे खड़ा होते उसे पेड़ से लगाए, उसके आगे खड़ा होता, उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए थे और माथे पर बल डाले खड़ा था। आंखों में तेज गुस्सा था। उसने मेरी कलाई पर हाथ रखा, वो तुमने देखा, लेकिन मैंने उसका हाथ झटका, वो नहीं देखा। गंभीर और गुस्से वाले अंदाज में कहता, वो दिव्या को और बेसुकून कर रहा था। वो गहरी सांस भरती, अब भी बहुत गुस्से में थी। कुछ भी नहीं देखना मुझे, तुम्हारा भाई कर रहा है ना दूसरी शादी, तुम भी कर लो दूसरी मंगनी, बल्कि मंगनी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट शादी कर लो। दिव्या ने उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का मारना चाहा, लेकिन वह 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिला। रणवीर ने उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से जकड़ा और पेड़ के साथ लगाया। बहुत ही गुस्सा भर गया था ना तुम्हारे अंदर कि किसी की भी नहीं सुनती हो। वो उसकी कलाइयों को दबोचे, उसको अब जरा सी तकलीफ पहुंचा रहा था। छोड़ो मेरा हाथ जालिम इंसान, दर्द हो रहा है मुझे। वो माथे पर बल डाले उसे घूरते हुए बोली, मुझे भी हुआ था यहाँ दिल में, जब तुमने बिना सोचे समझे मुझे सबके सामने इतना कुछ कहा। रणवीर का अंदाज ठंडा था मगर गुस्से वाला था, और उसके ठंडे अंदाज पर दिव्या की जान जाती थी। वो जब भी गुस्से में उसके सामने होता तब दिव्या को उससे डर नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही उसके शब्दों में ठंडापन उतरता दिव्या के हाथ पैर सुन्न होने लगते। रणवीर अब की बार उसकी आवाज धीमी थी, ऐसे नहीं, पहले वाले अंदाज में बात करो, वही सूट करता है। रणवीर ने उसे झटके से अपने सीने से लगाया तो दिव्या की जान पर बन आई थी। धड़कनों का तालमेल दोनों के जज्बात में तूफान मचा रहा था। लोगों की निगाह में हम मंगेतर हैं, लेकिन हकीकत में हमारा संबंध कितना गहरा है यह हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपनी नाक को उसके नर्म नाजुक गाल पर रगड़ता वह पल भर में उसके गाल लाल कर गया था और दिव्या के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। वो दोनों छुपकर शादी कर चुके थे, लेकिन दिव्या की इज्जत की खातिर रणवीर ने अपनी माँ आराधना जी को दिव्या के लिए जैसे तैसे मनाया था, और अब वह उनकी नजर में मंगेतर थे। जानबूझकर उन्होंने अपनी शादी वाली बात छुपा ली थी कि कहीं आराधना जी नाराज ना हो जाएं, और यह बात उन्होंने आज तक किसी को खबर नहीं लगने दी थी। वो हमेशा ऐसे ही उसे चुप करवाया करता था, वरना दिव्या ग्रेट चुप हो जाए नामुमकिन ही था। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अचानक से आन्या की आवाज ने उसे ख्यालों से चौंकाया। दीदी प्लीज ऐसे रो रो कर खुद को परेशान मत करो, मर्द जात होते ही बेवफा हैं, दिव्या ने गुस्से से कहा। नहीं दिव्या, अगर ऐसा होता तो माँ के जाने के बाद हमारे पापा भी तो दूसरी शादी कर सकते थे ना, पर पापा ने तो आज तक वफा निभाई। माँ के जाने के बाद भी कभी बेवफाई नहीं की माँ के साथ। आन्या की बात पर दिव्या चुप हो गई थी। वह सच कह रही थी। आन्या की माँ आन्या के 10 साल की होने पर अचानक से इस घर से कहीं चली गई थीं। उस वक्त दिव्या 6 साल की थी और कोई नहीं जानता वो किसके पास गई हैं। इंसान मर जाए तो एक दिन सब्र आ जाता है, लेकिन जीते जी कहीं चला जाए तो सब्र आना नामुमकिन होता है। कोई कुछ कहता था और कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया था कि वो किसी के साथ भाग गई हैं, लेकिन राजेश जी ने किसी की बात पर कान नहीं धरे थे और कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जहां उन्होंने अनीता जी को ना ढूंढा हो। और आज पूरे 13 साल गुजर जाने के बाद भी राजेश जी ने अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उन्हें आज भी यही उम्मीद थी कि उनकी अनीता उन्हें एक दिन जरूर वापस मिलेंगी। दीदी उठो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, दिव्या ने उसे समझाना चाहा।
अब कुछ कहने को नहीं बचा दिव्या। अब सिर्फ तलाक का नोटिस जाएगा उस अर्जुन आहूजा को। कर ले वो दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी मर्जी हो उतनी शादियां कर ले, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आन्या की बात पर दिव्या ने हैरत से उसे देखा। दीदी, आप यह क्या कह रही हैं? तलाक? दिव्या को लगा उसने कुछ गलत सुना है। अर्जुन और आन्या एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत के गवाह रणवीर और दिव्या थे। और वह मोहब्बत आज कहाँ चली गई कि आन्या अर्जुन से तलाक लेने की बात कर रही थी। हाँ, सही सुना तुमने, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आन्या खुद पर पहरे बिठाती बाथरूम में बंद हो गई थी, जबकि दिव्या अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अर्जुन, कल भी हेमा का फोन आया था, उन्हें जवाब दो बेटा, आखिर बेटी वाले हैं वो। अर्जुन की माँ आराधना जी ने नाश्ते की टेबल पर खोए अपने बेटे अर्जुन को पुकारा तो वह चौंक गया। जी मम्मा, आप कुछ कह रही थी? बेटा, हेमा चाहती हैं कि मंगनी की डेट फिक्स कर लें, तुम क्या कहते हो? आराधना जी ने बहुत ही संजीदगी से कहा। कल की फिक्स कर दें। अचानक से अर्जुन के होठों से निकले शब्दों ने रणवीर को बुरी तरह बौखला दिया। माँ, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी आन्या भाभी भाई की पत्नी है, नाराजगी है तो क्या हुआ, रिश्ता तो है ना। तुम बीच में मत बोलो, ये बड़ों की बातें हैं। आराधना जी तो बस अर्जुन की बात पर खुश हो रही थीं। ये कागजी रिश्ता भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अर्जुन बहुत ही आराम से कहकर उठकर खड़ा हुआ। आराधना जी बस उसका चेहरा देखे जा रही थीं। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं भाई? रणवीर के सवाल ने अर्जुन के जाते कदमों को रोका था। वही जो एक अनचाहे रिश्ते का अंजाम होता है, द एंड। वो सख्त नजरों से रणवीर को घूरते लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया था। चलो अच्छा है, जान छूटेगी। अब तुम भी इस मंगनी को खत्म करो और अपने भाई की तरह आगे बढ़ो। 1 मिनट माँ, रणवीर ने माँ को टोका। वो भाई हैं जो सुन लेते हैं आपकी बात और मान भी लेते हैं। मैं रणवीर हूं, अर्जुन नहीं। अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद लेता हूं और लेता रहूंगा। आप अपना खेल भाई के साथ खेलें, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी कोई भी नहीं करेगा। रणवीर को अर्जुन की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से आराधना जी ने उसका रिश्ता खत्म करने की बात करके आग में तेल छिड़कने का काम कर दिया था। मेरी बात गौर से सुनो, तुम भले कुछ भी कर लो, मैं दिव्या को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। जैसी बड़ी बहन वैसी छोटी बहन, बल्कि 2 हाथ उससे आगे ही है। हद की मुंहफट और बदतमीज। आराधना जी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो भाई की ला रही है ना आप? सादा सिंपल सी शरीफ सी लड़की, इसी पर गुजारा कर लें। मेरी वाली ऐसी टेढ़ी ही रहने दें, बस मुझे वह ऐसी ही पसंद है। रणवीर ने रूढ़ अंदाज में कहा। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, माँ हूं तुम्हारी, बात करने की तमीज भूल गए हो। आराधना जी ने उसके अंदाज पर गुस्सा दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं भूला मम्मा, पर शायद आप भूल रही हैं कि भाई की खुशी किसमें है। रणवीर उनके लिए एक सवाल छोड़ता यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। आराधना जी ने सर पकड़ लिया। न जाने क्या जादू कर दिया है इन दोनों बहनों ने। पहले अर्जुन उनकी तरफदारी में जीता था, अब यह लड़का, इन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में करके रखा हुआ है। और प्रियंका तुम, ऊंची आवाज में बड़बड़ाते वो प्रियंका को बुलाने लगी। तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है मैंने? अगर तुमसे मेरा एक बेटा काबू नहीं होता तो बता दो, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी। वो गुस्से से बोली। आंटी, मैं तो कर रही हूं कोशिश, आपका बेटा मुझे मुंह ही नहीं लगाता तो मैं क्या करूं? वो उदासी से बोली। तो उसके थोड़ा और करीब जाओ, उससे दोस्ती बढ़ाओ, उसको अपनी अदाएं दिखाओ। मर्द औरत की अदाओं के पीछे भागता है। वो उसे अपने ही बेटे को फंसाने के नए नए तरीके सिखा रही थीं। आंटी, आपका बेटा अदाओं से नहीं फंसने वाला, उसके लिए मुझे कुछ और ही बड़ा प्लान करना पड़ेगा, प्रियंका ने सोचने वाले अंदाज में कहा। आराधना जी हाँ में सर हिलाती उठ गई थीं। अब उन्हें हेमा जी को खुशखबरी भी तो सुनानी थी कि अर्जुन शादी के लिए राजी है, वह भी बहुत जल्द। रणवीर के स्टेटस पर अर्जुन की मंगनी का कार्ड था। वो जो सोने के लिए लेट रही थी, कार्ड पर कल की तारीख देखी और दुख के गहरे समंदर में डूब गई। अफसोस अर्जुन जीजू, अगर मोहब्बत करने वाले आप जैसे बेदर्द और जालिम होते हैं तो कोई भी कभी मोहब्बत ना करे। वो दुख से सोचते मोबाइल एक तरफ फेंक गई। रणवीर, मुझे तुमसे भी यह उम्मीद नहीं थी। बजाय अपने भाई को समझाने के तुम उसका साथ दे रहे हो। बुज़दिल इंसान कहीं के। वो प्रियंका की बच्ची तो बहुत खुश होगी,
उसकी तो मन की मुराद पूरी हो गई। पता नहीं दीदी क्या चाहती हैं। सब कुछ सच सच अर्जुन जीजू को बता क्यों नहीं देती। अगर अर्जुन जीजू को आज सारी सच्चाई पता चल जाए तो प्रियंका से मंगनी तो दूर की बात, उसकी शक्ल भी ना देखें। वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसके नंबर पर मैसेज टोन बजी। खोलकर चेक किया तो रणवीर का मैसेज था। उसने कार्ड इनबॉक्स किया था और स्पेशल इनविटेशन दिया था। दिव्या के सर पर लगी और पैर पर बुझी। तुम्हें अपने बुज़दिल भाई की मंगनी मुबारक हो, मुझे इनवाइट करने की जरूरत नहीं। वो मैसेज सेंड करते जलते दिल के साथ मोबाइल को देखने लगी। रणवीर उसका मैसेज पढ़कर सीधा होकर बैठा, उसे जैसे उसकी बात पर करंट लगा हो। एक तो वो उसे इन्फॉर्म कर रहा था, सिर्फ आन्या और दिव्या के लिए स्टेटस ऑन किया था, बाकी सबको हाइड कर दिया था। अब उसे किसी तरह तो बताना था। स्टेटस सीन करके भी वह चुप रही तो मजबूरन उसे इनबॉक्स करना पड़ा। बुज़दिल तो तुम्हारी बहन निकली जो मैदान खुला छोड़कर भाग गई है। हिम्मत होती तो खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ती, ना कि डर के भाग जाती। रणवीर के मैसेज पर दिव्या ने माथे पर बल डाले। भूल रहे हो कैसे तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को हाथ पकड़कर घर से निकाला था, जैसे बच्चा सिर्फ उन्होंने खोया हो। मेरी बहन ने तो उस वजूद को 5 महीने महसूस भी किया था। उसे अपनी कोख में उसका दर्द, उसकी हर धड़कन को महसूस किया था। बताओ, ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में है ना, फिर भी इंसान सजा देने के लिए जमीन पर ही भगवान क्यों बन जाता है। उसके इतने लंबे मैसेज के जवाब में रणवीर के पास कहने को कुछ न बचा। उसने खामोशी से अब मोबाइल एक तरफ रख दिया था। वो क्या बोलता? वो खुद इस मंगनी के खिलाफ था, पर अर्जुन जैसे जुनूनी जिद्दी इंसान को कौन समझा सकता था। एक ही इंसान थी जिसकी वह बात मानता था, और वो थी आन्या। लेकिन इससे भी आज अर्जुन मुंह मोड़ चुका था। मंगनी की पार्टी अपने चरम पर थी। रात के 10 बज रहे थे। आहूजा हाउस में इस वक्त खूब रौनक का माहौल था। प्रियंका अपनी माँ के साथ वहीं आई थी। यह भी अर्जुन की ख्वाहिश थी कि मंगनी की रस्म आहूजा हाउस में ही हो, और उनकी तो जैसे दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो रही थी, वो अर्जुन की बात को कैसे टालते। प्रियंका इस वक्त पिंक गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब मेहमान आ चुके थे। अब अर्जुन का ही इंतजार था, जो अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। रणवीर, जाओ देखो अर्जुन कहाँ रह गया। मंगनी की रस्म शुरू करें, देर हो रही है। आपके पास भाई का नंबर है ना, तो कॉल कर लें। वो रूढ़ी कहता वहां से हट गया। एक तो वो जो चाहता था हो नहीं रहा था। जबरदस्ती उसे मंगनी का हिस्सा बनाया गया। अब अर्जुन को भी वहीं लेकर आए। वह मुंह बिगाड़कर कोल्ड ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गया। प्रियंका मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हुई। क्या बात है रणवीर, इतने गुस्से में क्यों हो? प्रियंका ने भी एक ड्रिंक उठाते उसे सवाल किया था। वो ऐसे बात कह रही थी जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। रणवीर ने उसे गुस्से से घूरा और अपना मुंह मोड़ लिया। वैसे वह वक्त दूर नहीं जब तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलोगे। प्रियंका के शब्दों पर रणवीर अपने होंठ भींच कर रह गया। तुम्हें माँ ने यहाँ जिस काम के लिए रखा है उस पर ध्यान दो, वरना अगर टारगेट बदल गया तो इस घर से धक्के देकर मेरी मम्मा ने तुम्हें बाहर निकाल देना है। तो बेहतर नहीं कि तुम अपनी खैर मनाओ। उसे आईना दिखाता बिना उसका जवाब सुने वो वहां से हट गया, जबकि प्रियंका का तो वो हाल था कि गुस्से के मारे अभी बहक का हुलिया बिगाड़ दे। आप एक बार फिर सोच लें दीदी, पापा घर पर नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। अभी आकर आप अंदर जाने की जिद कर रही हैं। आप नहीं देख पाएंगी वह सब। दिव्या को बहन की तकलीफ पर दिल पर महसूस हो रही थी। यही तो देखना है दिव्या, वह किस तरह मेरे सामने किसी और का हाथ थामेगा, फिर उसे रिंग पहनाएगा। और वैसे भी यह रिंग है ना, यह रिंग दूंगी मैं उसे, ताकि वह इस रिंग को पहनाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। बल्कि ऐसा करूंगी, यह रिंग मैं प्रियंका को गिफ्ट कर दूंगी। जब उसकी मंगनी में आई हूं तो खाली हाथ आना बुरा लगता है ना। वह बस बोले जा रही थी जैसे पागल सी हो गई हो, और दिव्या को दुख हो रहा था अपनी बहन की हालत देखकर। मैं भी चलती हूं आपके साथ। दिव्या ने भी गाड़ी से उतरना चाहा। नहीं दिव्या, तुम नहीं, आज यह मेरे अकेले की जंग है तो मुझे ही लड़ना है। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। आन्या उसे वहीं छोड़कर सामने बड़े से गेट में घुस गई थी। ये वही घर था जहां 1 साल पहले वह दुल्हन बनकर आई थी,
और आज उसकी जगह लेने कोई और आ गई थी। वह चलते हुए सीधा स्टेज के करीब जा पहुंची, जहां अब अर्जुन आहूजा खड़ा तालियों की गूंज में प्रियंका को रिंग पहना रहा था। आन्या ने दिल बड़ा करते तालियां बजा दीं। उसकी गिरी कांच सी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, एक जख्मी मुस्कान। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पर हंसी और दिल में दगा है। माइक अचानक अपने हाथ में लेते आन्या की आवाज पूरे हॉल में छा गई। अर्जुन के साथ साथ सबकी निगाहें उस पर उठी थीं। मेरे दोस्त, जिसको यहां तेरे जैसा, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है? गाने के बोल बोलते माइक एक तरफ रखकर अब स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। एक खामोशी सी छा गई थी। बहुत बहुत बधाई हो मंगनी की। आन्या ने दोनों को देखते मुबारकबाद दी थी। आराधना जी पहलू बदल कर रह गई थीं, जबकि अर्जुन की तेज नजरें उसी पर थीं। कुछ गिफ्ट नहीं लाई, लेकिन यह लो। उसने अपनी मुंह दिखाई की अंगूठी प्रियंका की तरफ बढ़ा दी। मेरी तरफ से गिफ्ट, अब इस पर तुम्हारा हक है, उसने प्रियंका की तरफ रिंग बढ़ाते कहा। लेकिन इससे पहले कि प्रियंका उसके हाथ से अंगूठी लेती, अर्जुन ने उसके हाथों से वह रिंग झपट ली और उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा। आन्या ने आंसुओं के गोले को हलक में अटकता महसूस किया। वह रुक ना सकी। एक शिकवा भरी निगाह अर्जुन पर डालते हुए वहां से बाहर निकली थी, लेकिन वह घर की बैक साइड पर गई थी। अर्जुन सब कुछ छोड़ता उसके पीछे लपका था। अर्जुन, आराधना जी ने उसे पुकारा था, पर वह अनसुनी करता तेज कदमों से आन्या के पीछे गया था। आन्या घर की बैक साइड की तरफ गई थी। वो नहीं जानती थी वह कहाँ जा रही है। बस उसे अब जाना था यहां से। कुछ वक्त उसे अकेले रहना था। इससे पहले कि वो पीछे दरवाजे से बाहर कदम रखती, अर्जुन ने फौरन उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वह सीधा उसके सीने से जा टकराई। गहरी सांस भरते वो अर्जुन को बेगानेपन से देखने लगी। अर्जुन को उसके यूं देखने पर बहुत तकलीफ हुई थी। लीव मी, वो गुस्से से चिल्लाई। अर्जुन उसका हाथ सख्ती से थामे बिना कोई बात किए सीधा अपने कमरे में लेकर आया। दरवाजा लॉक करते उसकी तरफ घूमा। क्यों आई हो यहां? वही शब्द, वही ठंडा अंदाज, बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। आन्या तो जैसे पागल होने को थी। उसे दोनों बाजुओं से पीछे की तरफ धक्का दिया तो अर्जुन ने उसकी दोनों कलाइयों को थाम लिया और उसे खींचकर खुद के करीब किया। क्यों मुश्किलें बढ़ा रही हो अपने और मेरे लिए? वह गंभीर आवाज में कहता। आन्या के दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मुझे जाना है यहां से, दूर हटो, वह चिल्लाई थी, लेकिन खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा ना पाई। इसीलिए तो यहां नहीं आई कि दूर हो जाऊं तुमसे। अर्जुन उसका वजूद अपने कमरे में महसूस करता। उसको खुद में भी गया। वो आज भी शिद्दत से उसे चाहता था। उसके बिना अपना वजूद बेमतलब सा महसूस होता था। मिस्टर अर्जुन आहूजा, जिससे मंगनी की अंगूठी पहनाई है, उसी को जाकर। उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए थे कि अचानक ही अर्जुन ने आगे बढ़कर अपने होठों से उसके होठों पर कब्जा जमाया था और वह एकदम पत्थर सी हो गई थी। 6 महीने बाद इस स्पर्श को महसूस कर रही थी। 6 महीने तक अर्जुन ने उसे छुआ तक नहीं था। एकदम से सब याद करते आन्या पैनिक होने लगी थी। वो बुरी तरह बेकाबू होती। अर्जुन की पकड़ सख्त से सख्त होती जा रही थी कि अर्जुन उसी लिए बिस्तर पर गिरा। उसकी कलाइयों को तकिए पर लगाते उसका चेहरा निहारने लगा, जो अब रोते हुए उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? इतना पैनिक क्यों हो रही हो? पहली बार तो नहीं छू रहा। वो इतना कहते उस पर अपना हक जताते आन्या की सांसों में अपनी सांसें घोलने लगा था। फिर बहुत ही प्यार से उसके माथे पर होंठ रखे वो उसकी आंखों को देखता, बारी बारी उन पर भी अपने होठों का स्पर्श छोड़ता जा रहा था और उसे पूरी तरह पत्थर कर गया था। वो बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रही थी। वो जादूगर था तो ये बात आन्या गलत ना कहती थी। वो हमेशा उसे काबू कर लिया करता था अपने जादू में। आज भी आन्या को जकड़ चुका था और आन्या चाहकर भी उसके जादू से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने दोबारा से आन्या के नरम गुदाज रसीले होठों पर और अब बड़े ही प्यार से उसके होठों का रसपान कर रहा था। पहले वो जो उसकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से दिया करती थी, आज बस बेहिस और बेहरकत पड़ी थी। आज वो उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन रोक भी नहीं रही थी। अर्जुन उसका यह अंदाज देखकर गुस्से से जरा सा ऊपर होता अपनी शर्ट निकालकर दूर फेंक चुका था। उसके इरादे देखकर आन्या की जान निकली थी। पूरे जिस्म में
जैसे करंट लगा था। उसकी कुर्बत, उसकी मदहोश करने वाली छुवन को वह कितनी बार तो झेल चुकी थी। हर बार ही वह अपनी जुनूनियत से उसकी जान निकाल कर रख देता था, और आज तो उसके चेहरे के रंग भी बदले हुए थे। अर्जुन, खबरदार, जो तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी। लेकिन अब अर्जुन होश में कहाँ था। पूरे 6 महीने बाद उसकी महबूब बीवी उसकी बाहों में थी तो खुद पर काबू कैसे पाता। वो सारा गुस्सा, सारी नफरत जैसे पल में भूल गया था। याद था तो बस यह कि आन्या का नर्म नाजुक वजूद उसकी बाहों में था। अगले ही पल उसने अपने नरम दहकते होंठ आन्या की गर्दन से नीचे ब्यूटी बोन पर रखे थे और अब धीरे धीरे नीचे का सफर कर रहे थे। इससे पहले कि वो उसकी और भी खूबसूरती में पूरी तरह मदहोश हो जाता, आन्या ने एकदम उसके बालों में उंगलियां डालते हुए उन्हें सख्ती से दबोचा था। मुझे घर जाना है अर्जुन, प्लीज। इस बार उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। अर्जुन ने अपनी खुमार भरी आंखों से आन्या को देखा था और बेड पर लेटते हुए आन्या को खींचकर अपने सीने पर गिराया था। तुमने अर्जुन आहूजा को बहुत हल्के में लिया आन्या आहूजा। इतने करीब आकर कौन पत्थर दिल इंसान होगा जो जाने देगा। पूरे 6 महीने का हिसाब लूंगा। एक झटके से उसने आन्या के ब्लाउज की डोरियां खोल दी थीं और उसके कंधे से ब्लाउज हटाया था। आन्या बेबस हुई थी। वो आन्या को बेड पर लिटाकर उसके और अपने बीच के सारे पर्दे गिरा दिए, उसे अपनी बाहों में मचलने पर मजबूर कर गया था। मैं इस सब के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। जबकि अर्जुन ने लाइट ऑफ करके उसके दोनों कलाइयों को अपनी पकड़ में लिया था। मेरी पत्नी हो तुम, पर हक रखता हूं, माफी मांगूंगा भी नहीं। अपनी बात कहता वो उसके होश ठिकाने लगा गया था। आन्या के दिल की धड़कनें बढ़ती गई थीं। उसकी हर हरकत आन्या की जान पर बनाई थी। पूरे 6 महीने के बाद उसकी जान उसे मिली थी और वह अपनी जान को अपने शरीर में समा लेना चाहता था। काफी देर हो गई थी। आन्या अभी तक वापस नहीं आई थी। दिव्या गाड़ी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी आहूजा हाउस से थोड़ा पीछे करके खड़ी की थी, जहां एक बहुत बड़ा सा पेड़ था और गाड़ी उसमें छुप गई थी। रात का वक्त था। वहां सड़क पर गाड़ी खड़ी करना दिव्या को सही नहीं लगा था। वो आन्या को कॉल कर रही थी। उसका नंबर बंद जा रहा था। हे भगवान, दीदी कहाँ रह गई? वो परेशान हुई। क्या करूं? अर्जुन को कॉल लगाऊं या फिर रणवीर को? वह उलझन में थी, पर कब तक इंतजार करती। उसने रणवीर को कॉल लगा दी। रणवीर, जो अर्जुन को आन्या का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ ले जाते देख चुका था और फिर कमरे का गेट बंद करते भी देखा था, तो उसके चेहरे पर बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान आई थी। ये सब देखकर मोबाइल पर दिव्या की कॉल देखते उसकी आंखें चमक उठीं। बोलो, कॉल रिसीव करते हुए बोला। दीदी कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा। मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? रणवीर सिरे से इनकारी हो गया। देखो रणवीर, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं। मुझे पता है दीदी आहूजा हाउस के अंदर हैं। मेरे साथ ही आई थीं। वो कब से बाहर वेट कर रही हूं और वापस नहीं आ रही। क्या कहा तुमने? तुम बाहर हो? वक्त देखा है, क्या हो रहा है? अपने दांत किचकिचाते गुस्से से कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा था, जहां 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तो मुझे लेक्चर मत दो, दीदी को भेजो, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम्हारी दीदी को जहां होना चाहिए वह वहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें डोज की जरूरत है बेबी। अर्थपूर्ण बात पर दिव्या ने अपने मोबाइल को घूर कर देखा। मुझ पर अपना ये रौब मत जमाया करो, डरती नहीं मैं तुमसे, समझे? वो गुस्से से कहते कॉल काट गई। आया बड़ा मुझे सीधा करने वाला। गुस्से से मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर फेंका। राजेश जी आज शहर से बाहर थे, वरना वो इस तरह घर से कभी ना निकलती, डांट अलग पड़ती। लेकिन कब तक वो यहाँ खड़ी रहती? दीदी को एहसास होना चाहिए मेरा, भला कोई ऐसा करता है? दिव्या को आसपास काली रात देखकर अब डर सा महसूस होने लगा था। तभी उसकी गाड़ी के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दिव्या ने घबराते हुए जल्दी से सारे लॉक बंद कर दिए, जो कि पहले तो बंद थे, अब हड़बड़ाहट में अनलॉक हो गए थे। कुछ देर यूं ही खामोशी रही। दिव्या ने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने मोबाइल उठाते रणवीर को कॉल लगानी चाहिए कि उसी पल फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर वो इंसान अंदर आया। डर के मारे दिव्या के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। वो चीख मारकर दरवाजे के साथ लगी थी। अपने सामने रणवीर को देखकर
एक पल के लिए दिव्या के हवास जाने लगे। रणवीर के चेहरे की मुस्कान ने उसे वापस होश की दुनिया में लाया। क्या हुआ डार्लिंग, इतना डर गई? मैं तो तुम्हें बहादुर समझा था, लेकिन तुम तो डरपोक निकली। रणवीर ने उसका मजाक उड़ाया, जो अभी भी दरवाजे के साथ चिपकी बैठी थी, उसे परेशान नजरों से देख रही थी। दिव्या, आर यू ओके? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी देखकर उसे नरमी से पुकार रहा था, पर उसने रणवीर को कोई जवाब न दिया। यह एक्सप्रेस ट्रेन चुप क्यों है? जब उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूना चाहा कि दिव्या ने एक झटके से उसका हाथ हटा दिया था। बेवकूफ, ऐसे कौन करता है? अब बहुत ज्यादा डर गई थी। दिव्या को उसकी यह हरकत सख्त बुरी लगी थी, लेकिन वह भी बेबस था। अब जब अपनी दिव्या के पास आ ही गया था, तो उसे थोड़ा सा करीब होना तो बनता था। उसे सर के पीछे से हाथ खींचकर अपनी गोद में लिया था। इस अचानक आफत पर दिव्या ने घबराकर उसके कॉलर को मुट्ठी में दबोचा। उसकी कमर के आसपास हाथ रखे वो उसे अपनी गोद में एडजस्ट करके बिठा चुका था। अब वह पूरी तरह उसे काबू में कर गया था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा भी था। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरी जान को? वो अपनी गर्म सांसें दिव्या के चेहरे पर छोड़ रहा था और दिव्या का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा था। गुस्सा तो कहीं दूर जा सोया था। इस वक्त रणवीर की कुर्बत उसकी जान ले रही थी। छोड़ो मुझे, वो कसमसाई कि तभी रणवीर ने उसकी नाजुक कमर पर जोर से चुटकी काटी। चुटकी इतनी जोर की थी कि दर्द बर्दाश्त करने से उसका चेहरा लाल हुआ था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को वह बखूबी नोट कर रहा था। वह भी दिव्या थी। जब तक बदला ना ले लेती, छोड़ती कहाँ थी? उसने रणवीर को कॉलर से पकड़कर अपने होंठ उसकी गर्दन की तरफ करते हुए अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ी थीं, और रणवीर को दिव्या से यह उम्मीद नहीं थी। वो आंखें बंद करके उस पल को महसूस करने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि दिव्या अब अपने नरम होठों से उसकी गर्दन को छुएगी, लेकिन वह अनजान था कि वह दिव्या थी और कुछ भी कर सकती थी। अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपने दांतों से उसने जोर से काटा था। एक पल के लिए रणवीर चौंका, लेकिन यह भी उसकी महबूबा की दी हुई मोहब्बत की निशानी थी, भले गुस्से से दी थी। रणवीर तो आंखें बंद किए उसका दिया मीठा दर्द बर्दाश्त करता रहा। अपने जज्बातों में तूफान उठता महसूस कर रहा था। वो उसे बाइट करती पीछे हटी थी। रणवीर ने उसके बालों में हाथ डाले होठों को अपने होठों में लिया था। आज पहली बार रणवीर उसके करीब आकर उसे बेबस कर रहा था। छोटी मोटी शरारतें वह अक्सर दिखाया करता था, लेकिन होठों तक पहुंचने की हिम्मत वह पहली बार कर रहा था। दिव्या उसकी इस हरकत पर गुस्से से खुद को क्या छुड़ाती? वो तो उसे कमर से बुरी तरह जकड़ चुका था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। कतरा कतरा उसकी सांसों को चुराते वह जरा सा पीछे हटा तो दिव्या के लहू छलकाते होठों को देखकर एक आंख बंद करता मुस्कुराया था, जैसे कह रहा हो कि मुझसे जीत नहीं सकती। बहुत बुरे हो तुम। दिव्या ने अपने होठों को हथेली से साफ किया था। तुम मेरा स्पर्श नहीं मिटा सकती दिव्या। बस कर दो रणवीर, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने आगे कुछ भी किया तो। रणवीर ने अपनी बाहें उसके गले के आसपास डालते उसकी बातों को एंजॉय किया था। मंजूर है, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा। वो उसको बहुत मोहब्बत से देखता उसकी नाक के साथ अपनी नाक रगड़ गया था। आई हेट यू। वो गुस्सा हो रही थी। उसने उसे पूरी तरह अपने काबू में किया हुआ था और अब दिव्या को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। क्यों रो रही हो? रणवीर ने उसकी आंखों में बहते आंसू नोट किए। मुझे दीदी के पास जाना है, पता नहीं वह कहाँ है, और मुझे वो रो देने को थी। रणवीर को उसके आंसू जितने बुरे लगे, उसकी बात ने रणवीर का दिल उतने ही बुरी तरह से छलनी किया था। तुमने मेरी मोहब्बत का नाम दे दिया दिव्या। रणवीर की आंखों का रंग बदला था। दिव्या ने सहमी निगाहों से उसे देखा, जिसके चेहरे पर अब मोहब्बत ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। एक सर्द अंदाज था खून को जमा देने वाला। रणवीर ने उसकी खामोशी पर उसे जोर से उसकी पीठ सीट पर छोड़ा था। दिव्या ने घबराकर उसे देखा। वो गहरा सांस भरता गाड़ी से उतर गया था। दिव्या भी घबराकर उसके पीछे उतरी। रणवीर प्लीज, उसने उसे पुकारा। वह रुका नहीं। दिव्या उसके सामने जाकर खड़ी हुई। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। रणवीर को अपनी बात की सफाई दे रही थी
गलत बात का मतलब गलत होता है, वो गुस्से से देखकर बोला। लेकिन इस बार उसने इसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। तुम्हें मेरा स्पर्श बुरा लगता है? मेरा करीब आना तुम्हें बुरा लगता है? मेरी मोहब्बत को तुम गाली दे रही हो और मुझसे कह रही हो कि मैंने गलत मतलब निकाला है। वो दबे दबे शब्दों में चिल्लाया था। दिव्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपने पैरों के ऊपर होते अचानक से रणवीर के होठों पर अपने होंठ रख दिए। हर तरफ एक सन्नाटा छा गया। अपनी मोहब्बत का एहसास कराती वह अगले पल पीछे हटी थी, लेकिन तभी रणवीर ने खींचकर उसे वापस सीने से लगा लिया। अब यह क्या था? रणवीर का अंदाज ना समझने वाला था। दिव्या बोली, मुझे तुम्हारा छूना बुरा नहीं लगता और ना ही तुम्हारा करीब आना, बल्कि मुझे भी सुकून मिलता है रणवीर। तुम्हारी बाहों में मुझे वह सुकून मिलता है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो आंसू रोकते हुए बोली और उसके दिल में उतर रही थी। फिर बिना कसूर के रुखसती से क्यों मना किया? तुम्हारी वजह से मैं अपनी डिग्री लेने के बाद भी बेवकूफों की तरह यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहा हूं, रणवीर ने कहा। रणवीर की बात पर दिव्या ने मुंह बनाया। तो मैंने कहा, आओ नहीं, मैं ही पागल हूं। अगर तुम विदाई दे दो तो यह झंझट खत्म हो जाए ना। मेरे पास आ जाओ, हमेशा के लिए तो छुपा लूंगा तुम्हें सबसे। वो जोर से उसे सीने में भींचता हुआ बोला था। रणवीर, क्या दीदी और अर्जुन जीजू के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? वो उसके सीने से सर उठाकर बच्चों की तरह पूछ रही थी। हो जाएगा, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रणवीर होठों पर एक शरारती मुस्कान सजाकर बोला था। क्या मतलब? आज क्या हुआ है? दिव्या ने हैरानी से पूछा तो रणवीर बड़ी गहराई से मुस्कुराया था। ना पूछूं तो ज्यादा अच्छा है। उसने दिव्या की छोटी सी नाक दबाई थी। क्यों ना पूछूं? मुझे पूछना है। बताओ, आज के बाद सब कैसे ठीक हो जाएगा? अभी नहीं बता सकता, शादी के बाद बताऊंगा। यह कहकर उसने दिव्या को टाल दिया था। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही आन्या की आंख खुली थी तो पास सोए अर्जुन को देखा, जिसने रात भर अपनी मोहब्बत का जुनून उस पर लुटाया था। वो सारे पल याद आते ही आन्या की आंखों में आंसू आए थे। अर्जुन के बाजू से निकलकर वो उठकर बैठी। पता नहीं दिव्या कहाँ होगी। वह तो मेरे साथ आई थी। क्या रात भर गाड़ी में रही या फिर अंदर आई थी? मुझे पूछने के लिए आन्या को एकदम परेशानी हुई थी। अर्जुन की तरफ देखा, वो अब भी गहरी नींद में था। आन्या जल्दी से उठकर बाथरूम में गई थी। मुझे यहां से अभी इसी वक्त निकलना होगा, अर्जुन के उठने से पहले। फिर यहां से जब उसकी मंगनी हो गई तो इस रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये सोचते हुए वह खुद को अच्छी तरह कवर करती बाहर निकली थी। अर्जुन, जिसकी आंख खुल चुकी थी, आन्या को यूं चोरों की तरह बाहर जाते देखा तो अपने होंठ भींच कर रह गया था, जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। वो उसकी थी, आज भी उसकी, सर से लेकर पांव तक। वह खुद को उसे चाहकर भी दूर नहीं कर सकती थी। तुम लाख कोशिश कर लो आन्या, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से दूर नहीं जा सकती। वो उठकर साइड टेबल से सिगरेट की डिब्बी निकाल चुका था। तुम हमेशा मेरी रहोगी, मरते दम तक। और गुजरी रात के बाद तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि तुम पर सिर्फ अभी भी मेरा हक है। वो हल्के से स्माइल छोड़ता अपनी आंखें बंद कर गया था। दिव्या की आंख रणवीर के गुदगुदी करने से खुली थी। दोनों ने पूरी रात गाड़ी में ही गुजार दी थी। उसके गुदगुदाने पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और उसके खिलखिलाती हंसी को आगे बढ़कर रणवीर ने अपने होठों से उसके होठों से चुरा लिया था। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उसने उसे फिर से गले लगाया। तभी आन्या गाड़ी का दरवाजा बजाने लगी तो वह दोनों चौंके। दीदी, अब तुम्हें देखकर वह क्या सोचेंगी? दिव्या हक्का बक्का हुई। कुछ भी नहीं सोचेंगी। जानती हैं वह भी यार, सब शादीशुदा हैं आखिर। और शादीशुदा कपल्स क्या करते हैं, उन्हें पता है। रणवीर एक आंख बिंक करता नीचे उतर गया। आन्या ने रणवीर को देखते नजरें चुराईं और उसके उतरते ही खुद गाड़ी में बैठ गई। रणवीर अंदर रूम में आया। उसकी कमर में दर्द था। सारी रात सीट की बैक से टेक लगाए वो और दिव्या को गोद में लिए सुलाकर खुद जागता रहा था। उसे पता था आन्या अब भी इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाली थी। 6 महीने के बाद दोनों का मिलन हो रहा था तो इतनी जल्दी प्यास कहाँ मिट जाती। इसलिए उसने सुकून से दिव्या को गोद में लिया था और उसके सर को थपकते हुए उसे सुला दिया था। दिव्या खुद तो सुकून से उसके सीने पर सर रखकर सो गई थी, लेकिन उसकी गर्दन पर दे दर्द ने रणवीर को सोने न दिया था।
अभी भी वह बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंखें नींद से बंद हो गई थीं। दीदी, आप ठीक तो है ना? दिव्या को उसकी फिक्र हुई थी। वो सीट की बैग के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गई। उसने गहरा सांस लिया। बहुत दोगला इंसान है वह। दिव्या, एक तरफ उसने प्रियंका से मंगनी की तो दूसरी तरफ मेरे साथ। कहते कहते उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरे थे। क्या हुआ आपके साथ? दिव्या परेशान हुई। कुछ नहीं, गाड़ी तेज चलाओ। वो खुद पर काबू करती मुंह दूसरी तरफ मोड़ गई। दिव्या भी चुप हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो अर्जुन? एक तरफ तुमने प्रियंका से मंगनी की और दूसरी तरफ वो लड़की सुबह तुम्हारे कमरे से निकली। क्या है ये सब? आराधना जी को बहुत गुस्सा आया था और अर्जुन के बाहर आने पर वह भरी बैठी थीं और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थीं, जबकि प्रियंका भी अपनी मां के साथ खड़ी थी। वो बीवी है मेरी, अर्जुन ने माथे पर बल डाले कहा। तो मैं कौन हूं? प्रियंका ने पीछे से पूछा। तुम तो मंगेतर हो, नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। प्रियंका ने दुख से आराधना जी की तरफ देखा। अर्जुन, प्रियंका से शादी से पहले तुम्हें अपनी बीवी को तलाक। अभी प्रियंका की मां की बात पूरी नहीं हुई थी कि टेबल पर पड़ा गुलदान अर्जुन ने एक धमाके के साथ जमीन पर मारकर तोड़ दिया था। इंतहाई कीमती गुलदान था जो अर्जुन कनाडा से बड़े ही चाव से लाया था। कुछ कह रही थीं आप? अर्जुन ने उन्हें देखते पूछा, जो इस वक्त हैरत से उस टूटे हुए गुलदान को देख रही थीं। अर्जुन, आर यू ओके? आराधना जी को अर्जुन में बदलाव सा महसूस हुआ। अभी तो ओके हुआ हूं मम्मा। वो आराम से अपनी चेयर घसीटकर नाश्ते की टेबल पर बैठा। अर्जुन, तुम ऐसे सलूक नहीं कर सकते हमारे साथ। ये मंगनी किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं कराई है, जैसे तुम हमें मुजरिम बना रहे हो। मुजरिम तो तुम हो। अचानक से अर्जुन के जवाब पर प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ गया था। जुर्म तो हुआ है और बहुत बड़ा जुर्म, उसकी माफी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें मांगोगी तब भी नहीं। अर्जुन ने कहर भरी निगाहों से प्रियंका को देखा। कहना क्या चाहते हो तुम? प्रियंका ने भी बिना पलक झपके पूछा। अर्जुन अपनी जगह से उठता उसके करीब आया। तुम जानती हो अभी मेरा क्या दिल चाह रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त जिंदा जमीन में दबा दूं। अर्जुन की आवाज सख्त हुई थी। सभी ने चौंक कर उसे देखा। शोर की आवाज सुनकर रणवीर भी भागकर नीचे आया था। अब भी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी थी। पहले कुछ टूटने की आवाज आई और अब अर्जुन के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज ने उसे उठा दिया था। और मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे जमीन में दबा दोगे? गुस्से से प्रियंका ने कहा था। तुमने मेरा वारिस इस दुनिया में आने से पहले मार दिया। तुम हो कातिल। अर्जुन की बात पर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये क्या बकवास है? प्रियंका की मां ने आगे बढ़कर घबराकर बेटी की साइड लेनी चाहिए। खबरदार, आप भी बराबर की हिस्सेदार हैं। मेरे पास सबूत है, कानून देगा आपको सजा। मेरे बच्चे को मार दिया। अर्जुन की आंखें लाल हो रही थीं। यह सब झूठ है। तुम्हें उस आन्या ने जो भी कहा है वह झूठ बोला है। मैं तो गई ही नहीं वहां पर। वो तो खुद ही सीढ़ियों से फिसलकर गिरी थी। झूठ? आन्या ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन की बात पर प्रियंका के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। वह जल्दबाजी में अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी थी। आराधना जी ने हैरत से देखा। आन्या उस दिन घर में अकेली थी कि उसी पल बाहर डोरबेल की आवाज बजी थी और उसने दरवाजा खोला तो सामने प्रियंका को देखा था। तुम यहां? आन्या उसे पीछे करते हुए अंदर आई, जैसे वह जानती हो कि आज आन्या घर में अकेली है। हाँ, मुझे बहुत शौक है ना तुम्हें अर्जुन की जिंदगी में रहने का और उसका बच्चा पैदा करने का। क्या बकवास कर रही हो? निकलो यहां से। आन्या ने उसे दरवाजे की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन प्रियंका ने गुस्से से खुद को छुड़ाया। मुझे तुम जैसी लड़की के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। ये कहकर आन्या सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो प्रियंका को जानती थी। अर्जुन ने भी उसे बताया था कि प्रियंका उसे हासिल करना चाहती है, लेकिन उसे अर्जुन की मोहब्बत पर, उसकी वफा पर पूरा यकीन था। उसने सोचा कि जब घर में कोई नहीं होगा तो प्रियंका खुद ही वापस चली जाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी प्रियंका के इरादे क्या हैं। अभी आन्या सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची थी कि उसके पीछे पीछे प्रियंका भी आई थी। उसने एक झटके से आन्या को कंधे से पकड़कर खींचा और धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया। आन्या के मुंह से एक चीख निकली थी।
वह दर्द से तड़प रही थी, किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। प्रियंका उसके पास बैठी थी। दर्द से तड़पती रहो और यहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दो। बदकिस्मती से बच गई तो अपने मुंह को बंद रखना। अगर एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोला तो याद रखना, मैं वह भला हूं कि कुछ भी कर सकती हूं। एक दिन अर्जुन रात को सोएगा, सुबह उसकी आंख नहीं खुलेगी। विधवा होना चाहती हो तो अपना मुंह खोलना, वरना हमेशा खामोश रहना। आन्या अपना दर्द बर्दाश्त करती उस पत्थर दिल लड़की को देख रही थी। यानी जब अर्जुन को हासिल नहीं कर पाती तो उसे जान से मार देती। आन्या का दिल कांप उठा था, लेकिन प्रियंका वहां से निकल चुकी थी। ये बात आन्या ने किसी से नहीं कही थी, लेकिन सिर्फ दिव्या जान गई थी। उसे भी आन्या ने कसम दे दी थी। हाँ, वह मौका देखकर कहना चाहती थी यह सब अर्जुन से। उसे प्रियंका की तरफ से खबरदार करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे इतना मौका ही कब दिया था कि वो उसे कुछ कह सकती। बच्चे के जाने का दुख दोनों को अपनी जगह था, लेकिन अर्जुन ने आन्या की शक्ल तक नहीं देखी। आन्या ने यह फैसला किया कि वह अब यह राज ही रखेगी कि उसके बच्चे का कातिल कोई और नहीं प्रियंका है। पर यह राज खुल गया। सुबह आन्या कमरे से बाहर निकली थी तो वह भी थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आया था, और जब गेस्ट रूम के बाहर से गुजरते अर्जुन ने उन माँ बेटी की बातें सुन ली थीं, जिसमें प्रियंका साफ कह रही थी कि उसने आन्या और अर्जुन के बच्चे को मारकर अपने लिए रास्ता साफ किया है। अर्जुन ने वह सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली थीं। अर्जुन, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करो। प्रियंका अपनी बेगुनाही अर्जुन के सामने साबित तो नहीं कर पाई, लेकिन खुद को सच्चा साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगी थी। लेकिन अर्जुन तो पुलिस को फोन कर चुका था। पुलिस ने आते ही प्रियंका और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। बेटा, कुछ तो ख्याल करो, प्रियंका तुम्हारी बचपन की दोस्त है, उसी के नाते मेरे बारे में थोड़ा सोच लो। प्रियंका की मां ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगती निगाहों से अर्जुन को देखा। अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तो माफ भी कर देता, लेकिन मेरी आन्या मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, और उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं इन्हें। अर्जुन ने अपने ऊपर मुश्किल से काबू करते हुए कहा था। उनके जाने के बाद अर्जुन कुर्सी पर ढह गया। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। आराधना जी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा तो अर्जुन ने उनके हाथ को झटक दिया, और तभी रणवीर नीचे आया और अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। भाई, जो होना था हो गया। हर काम में भगवान की मर्जी होती है। बस अब आन्या को घर ले आएं। ये घर उनका है, उनके होने से ये घर है, और मुझे यकीन है वह आने से कभी इनकार नहीं करेंगी। रणवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो अर्जुन खामोशी से उसे देखने लगा। रणवीर ठीक कह रहा है अर्जुन, बहुत ज्यादती कर दी हमने आन्या के साथ। अब वक्त आ गया है हम अपनी गलतियों की भरपाई करें। हमने उसको बहुत तकलीफ दी है इन 6 महीनों में, उसे बहुत दुख दिए हैं, वह बहुत बार टूटी होगी। अब उसे जोड़ने का वक्त है, उससे माफी मांगने का वक्त है। आराधना जी ने भी दुखी दिल से आंसू पोंछे थे, जबकि अर्जुन बिल्कुल खामोश था। आन्या घर आते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी। शाम तक वह बाहर ना निकली थी। दिव्या के अपने पापा से फोन पर बात हो गई थी, वह कुछ देर में पहुंचने वाले थे। दिव्या आन्या के रूम में गई तो वह अपना सामान पैक कर रही थी। दिव्या को कुछ भी समझ न आया कि अचानक से हुआ क्या है कि आन्या शहर छोड़कर ही जाने की बात कर रही थी। अभी ऐसा मत करो, जब तक पापा घर नहीं आ जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। दिव्या ने उसके हाथ से बैग लिया था। मुझे मत रोको दिव्या, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती, प्लीज मत रोको। आन्या ने अपना बैग दिव्या के हाथ से छीना और अपने कदम बाहर बढ़ाए। अब भी वह बाहर हॉल तक पहुंची थी कि सामने से ही उसे अपने पापा के साथ अर्जुन अंदर आता दिखाई दिया। उसने गुस्से से अपना बैग जमीन पर डाला और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अर्जुन ने सारी बात राजेश जी को फोन पर बता दी थी और अब उनके साथ ही घर आया था। मुझे नहीं लगता वह तुम्हारी बात मानेगी अर्जुन। राजेश जी ने अपनी बेटी को यूं गुस्से में देखा तो कहा, आप मुझे एक मौका तो दें, मैं मना लूंगा उसे। अर्जुन को देखते आन्या अपने कमरे की तरफ चली गई थी। अर्जुन ने उसके पीछे जाते हुए कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। खबरदार, जो मेरे पास भी आए, आज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आन्या ने उंगली दिखाते वो किया था।
तुम मुझे अपने पास आने से रात को भी नहीं रोक पाई थी, तो अब भी नहीं रोक पाओगी। अर्जुन ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा था। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आए हैं? आन्या पैनिक हुई थी। बिल्कुल नहीं पागल लड़की। अर्जुन ने उसके गालों पर आए आंसू पोंछे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे बच्चे को उस प्रियंका ने? अर्जुन का रंग बहुत लाल हुआ था। आपकी जान को खतरा था, वह आपको मार देती, इसीलिए। बस मैं मौके की तलाश में थी और आपने भी तो मुझे मौका ही कब दिया? एक बार भी मुझे बोलने का मौका दिए बगैर मुझे सजा सुना दी। आन्या ने उसे गुस्से से पीछे करना चाहा, लेकिन कर नहीं पाई। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि अर्जुन आहूजा तक पहुंच पाती। और मानता हूं मेरी गलती है, क्या माफ नहीं करोगी? वो उसके आंसू अपने लब्बों से चुनते बोला। आप सब मर्द इतना सब कुछ करने के बाद माफी कैसे मांग लेते हैं? आन्या ने तंज किया। शायद इसलिए कि हमें यकीन होता है हमारी जान हमें माफ कर देगी। अर्जुन ने उसके सामने सर झुकाते कहा। अगर यही गलती औरत करें तो तुम मर्द कभी माफ ना कर सको। तुम्हारे अंदर ये हौसला नहीं है। वो अब लड़ रही थी अर्जुन से। अर्जुन ने सर उठाकर आन्या को देखा। रात दी गई उसकी मोहब्बत के हल्के हल्के निशान आन्या के चेहरे पर खिलते हुए उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने माफ नहीं करना आपको। वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई, जबकि अर्जुन उसके सामने खड़ा होकर अभी भी बस उसे ही देखे जा रहा था। और आन्या उसकी नजरों की तपिश से परेशान होते उसकी आंखों के सामने हाथ रख दिए। मुकाबला तो वो आज भी उसका नहीं कर सकती थी। आज भी वो जालिम बेदर्द सनम उसका दिल धड़काए जा रहा था। क्या हुआ? मुझे छूने भी नहीं दे रही और देखने भी नहीं दे रही हो? ये तो बड़ा जुल्म है। वो मासूमियत भरे अंदाज में बोला। अच्छा, जो रात को किया वो क्या था? उसे पहले वाले रूप में देखकर वह खिल उठी थी और अर्जुन भी उसे यूं चहकता देखकर जी उठा था। वह भी मेरी मोहब्बत थी। ये कहकर उसने आगे बढ़कर आन्या को अपनी बाहों में समेट लिया था और उसके माथे को चूम लिया। वो उसे लिए बाहर आया था। बाहर महफिल सजी थी। आराधना जी, राजेश साहब, रणवीर, दिव्या, सब एक साथ बैठे रणवीर और दिव्या की शादी की बातें कर रहे थे। पहले रणवीर को अपने पैरों पर खड़ा तो होने दें। अचानक से अर्जुन की बात पर सभी चौंके थे। लीजिए, ये हो गया खड़ा। रणवीर फौरन से खड़ा होता, सबको दिखाता बोला तो सभी का एक जोरदार कहकहा गूंजा था, जबकि अर्जुन ने आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगाया था। खुश हो जाओ, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके ही जाएंगे। और यह सुनकर दिव्या के चेहरे पर भी रंग बिखरे थे तो रणवीर भी खुशी से खिल उठा था। और ठीक 1 महीने के बाद दिव्या और रणवीर की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। अर्जुन आन्या को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन दिव्या ने साफ इनकार कर दिया कि अब आन्या दीदी मेरे साथ ही विदा होकर आहूजा हवेली जाएंगी। और दिव्या की इस बात पर रणवीर ने भी उसका साथ दिया था। सबकी खुशी को देखते हुए यही तय पाया गया कि आन्या भी दिव्या के साथ दोबारा से इस घर से विदा हो गईं। और अर्जुन गुस्से से रणवीर और दिव्या को घूर कर रह गया था। वह तो आज ही अपनी प्यारी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता था। अपने दिल की बेचैनी को उसके पहलू में लेटकर चैन पहुंचाना चाहता था। उसने मासूम सूरत बनाकर आन्या पर एक नजर डाली थी और उसकी इस हरकत पर सब लोग हंस पड़े थे। ठीक 1 महीने के बाद दोनों बहनें विदा होकर आहूजा हवेली पहुंच चुकी थीं। दोनों को उनके कमरे में पहुंचा दिया गया था और दोनों बेटों के बंद दरवाजे को देखते हुए आराधना जी ने खुद से एक वादा किया था कि आगे आने वाली जिंदगी में अपने बेटों के लिए आसानियां पैदा करेंगी। वह कभी उनकी राह में कांटे नहीं बिछाएंगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि आन्या के बगैर उनका हंसता मुस्कुराता शरारती अर्जुन कैसे मुरझाकर रह गया था। वो अब दोबारा से उसके चेहरे की हंसी और मुस्कान छीनना नहीं चाहती थीं। जबकि अंदर कमरे में रणवीर, दिव्या, आन्या, अर्जुन अपनी अपनी मोहब्बत की नई कहानी लिख रहे थे। दोस्तों, क्या अर्जुन ने उन दोनों के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।